चलिए आज हमारा इकोनॉमिक्स का कौन से नंबर का क्लास रहेगा? 3rd नंबर का क्लास रहेगा। कल 4थे नंबर के क्लास में राष्ट्रीय आय के हम गणना की विधियाँ पढ़ के राष्ट्रीय आय हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज राष्ट्रीय आय का 3रा क्लास है। फिर 4थे नंबर पे राष्ट्रीय आय और पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रीय आय गणना करने की विधियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये राष्ट्रीय आय कंप्लीट हो जाएगा, जिससे ज़रूर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इकोनॉमिक्स 3 के क्लास शुरू करने के पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने अभी तक स्टार्ट क्या हुआ था। तो हमने पढ़ रहे थे क्या? हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे। और ये जो राष्ट्रीय आय जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहला जो टर्म हमने पढ़ा था वो पढ़े थे क्या चीज़? जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें मैंने ये बोला था कि ये डिसाइड करती है कि आपका जो उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं का हो चाहे सेवा का हो, वो कहाँ हो रही है ना? यही होता था कि डोमेस्टिक मतलब यहाँ पे हम ये देखते थे कि जो उत्पादन हो रहा है वस्तु का हो चाहे सेवा का हो, वो कहाँ हो रही है, वो चीज़ देखते थे। फिर जीडीपी के बाद जो है हम इस पे ला लिए थे क्या चीज़? क्या ला दिए थे? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब इसमें ये निर्धारण होता था कि जो वस्तु या सेवा का जो उत्पादन हो रहा है वो किसके द्वारा हुआ जा रहा है। यहाँ पे वर्ड आ गया क्या? नेशनल, मतलब किसके द्वारा? भारतीय के द्वारा अगर होता है, इसको बंद कर दो, गेट बंद कर दो। अगर भारतीयों के द्वारा होता है तो हम इसको जीएनपी में काउंट करते हैं, और अगर नीचे उठा लें, और अगर मान लो नहीं है तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने इंक्लूड किया है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जीडीपी से जीएनपी लाने के लिए, जीडीपी से जीएनपी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता था? तो इसमें हमको करना पड़ता था +m - x। याद होगा, +m मतलब जो है ये बोला था मैंने, भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त। ठीक है, इसमें m और x से मतलब नहीं है हमको, जो है समझ रहे हो ना? +x - m करो चाहे +m - x करो, आपको वहाँ पे दर्शाना पड़ेगा कि m क्या है और x क्या है। ठीक है ना, आपको दर्शाना है। जैसे a b लिखो चाहे b a लिखो, अगर आपने a सही दर्शा लिया b नहीं दर्शा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? +x - m भी लिख जाऊंगा तो भी वही है। ठीक है जी, तो ये आपको हो गया। अब हमने जीएनपी से हमको क्या बनाना हुआ था? एनएनपी बनाना है। जीएनपी से एनएनपी बनाना है। तो आपको पता है जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जब हम जीएनपी से एनएनपी बनाते थे तो क्या करना होता था? मूल्यह्रास को हटा देते थे। मतलब जो मूल्यह्रास होता था उसको हम हटा देंगे तो नेट हो जाएगा। ग्रॉस का मतलब सभी को जोड़ के, नेट मतलब एक्चुअल मूल वस्तु का। ये चीज़ें मैंने कई उदाहरण देके बताया है आपको। ठीक है भावना उधर। फिर जब हमको जीडीपी है, इस जीडीपी से हमको बनाना है एनडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको फिर से ग्रॉस से नेट बनाना है। एक कई बार लोगों को, जो लोग पढ़ते नहीं है घर में और आके सीधा यहीं देखते हैं ना, उनको तकलीफ हो जाता है इन सब चीज़ों में। ये बहुत तकलीफ होते हैं, बता रहा हूँ। जो लोग पढ़ते नहीं, घर में पढ़ते नहीं और सीधा आके यहीं देखते हैं, उनको बताता हूँ, समझ में आता है लेकिन याद नहीं रहता। मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। मैंने दोनों चीज़ बता दिया, पढ़ोगे तब याद रहेगा, नहीं तो फिर समझ में आएगा। क्लास में बैठे हो, उदाहरण में अच्छा दे रहा हूँ, सबको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स जो क्लास जो होती है वो मज़ेदार है, कॉन्सेप्ट बेस पे है, तो सबको समझ में आएगा। कोई ऐसा अभी तक नहीं होंगे जिनको इकोनॉमिक्स क्लास अभी तक का समझ में नहीं आया होगा। समझ में सबको आएगा, बट याद तब रहेगा जब आप पढ़ोगे। ठीक है, आपके ऊपर है, पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। और एक बार पढ़ लो, ऐसा नहीं कि रेलवे में काम आने वाला है, हर चीज़ में काम आने वाला है। एक बार बस पढ़ना होता है बस। जीडीपी, हाँ मैं इस सब चीज़ें बता दी हूँ पहले भी, इस कारण मैं फिर से वही रिपीट नहीं करूँगा। इस कारण मैं सीधा बता देता हूँ कि जीडीपी से एनडीपी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। ठीक है, साथ में मैंने ये चीज़ बताया था कि मूल्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है कॉस्ट फैक्टर, है ना। कॉस्ट फैक्टर मतलब लागत मूल्य, जो सही चीज़ें होती हैं। और एनएनपी अगर मान लेते हैं कॉस्ट फैक्टर पर है, एनएनपी अगर कॉस्ट फैक्टर पे है तो यही कहलाता है क्या? एनआई। यही कहलाता है नेशनल इनकम, यही कहलाता है राष्ट्रीय आय। तो ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में किए थे।
और साथ ही मैंने ये भी चार्ज बोला था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनको उसकी जितनी आय है भाग दे दो, एक एक जन का निकल जाएगा। जैसे आप लोगों के पास जब चंदा इकट्ठा करके मैं आपसे लूँगा और आपसे इकट्ठा करके मेरे को 5,000 मिलता है, और अगर आप लोग 15 लोग हो या मैं नॉर्मल तरीके से 10 लोग हो, तो सब जन का कितना कितना हो जाएगा। तो 5,000 बटे 10 मतलब सब लोग कितना कितना देंगे, 500 देंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि 500 देंगे, यही तो है ना, प्रति व्यक्ति आय भले हम निकालते हैं, बट इसमें जो है अंबानी का भी उतना ही आता है और किसी भिखारी का भी उतना ही आता है। औसत यार, औसत जानते हो ना। तो ये प्रति व्यक्ति आय है जो कि मैंने आपको बताया था कि कितना होता है। अब लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि जो राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है, राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है वो कौन से वर्ष को आधार मान के चलाया गया है। राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसका आधार वर्ष बोलो, स्थिर वर्ष बोलो। मैंने ये भी बताया था कि क्यों आधार वर्ष से गणना करते हैं, क्यों चालू वित्त वर्ष से करते हैं, क्यों आधार वर्ष से करते हैं। याद है मैंने बताया था, क्योंकि महंगाई बढ़ने के कारण जो है आप जानते हो कि तुलना करना भी जरूरी है। इससे आप खुश नहीं हो सकती कि आपका जो है कमाई बढ़ रहा है। याद है मैंने बताया था, ठीक है। आज के डेट में जो है चौक का डिब्बा कितना रेट हो गया है, पहले कितना रेट था। तो मैंने आपको बोला था कि एक कंपनी जो है 100 का उत्पादन करता है तो कैसे उनको फैक्ट पता लगाएगा। तो राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है उसका जो आधार वर्ष है वो कब का है, सन 2011-12। ये चीज़ें प्रश्न बहुत बार आ चुका एग्जाम में। और ये भी मैंने आपको बोला कि जो आधार वर्ष 2011-12 है, तो जैसे कोई आदमी 1990 में अपना दुकान इस्टेब्लिश किया था और वो अपने दुकान की बिक्री वो चेक करता है, अपना प्रॉफिट लॉस चेक करता है, वो आज भी 1990 से कंपेयर नहीं करेगा, आज भी 1990 से कंपेयर नहीं करेगा। हाँ, वो 1990 जैसे आप ये छोड़ो दुकान वाला, आप अगर अभी बीएससी फाइनल में हो या बीएससी फाइनल निकल गए, ठीक है, आपने कंपेयर करते हो मान लो पहली क्लास से, तो आप पहली क्लास से बीएससी को कंपेयर नहीं करोगे। हाँ, चौथी पाँचवीं तक आप करोगे कि अरे मैं पहली में इतना परसेंट पाए रहे हूँ, अब पाँचवीं में इतना परसेंट पाया हूँ। अब आप अभी तक आप पहली से कंपेयर नहीं करोगे। अब आप जैसे मान लेते हैं अगर आपके मान लो बीएससी फाइनल में 70% आया, अब बीएससी फाइनल में 70% आया, आपके गांव वाले सब खुश, 70% आया, अरे वाह हमारे गांव के लड़का 70% नंबर लईस, तो मतलब बहुत खुश। लेकिन आपके घर वाले लोग ना आपसे लकड़ी पकड़ के बैठे रहेंगे मानने के लिए, कारण कि वो जो है कंपेयर करेंगे किससे, बीएससी फर्स्ट ईयर से, कि तेरा बेटा बीएससी फर्स्ट ईयर में 80% था, अब बीएससी सेकंड ईयर या में आप प्रीवियस में आप बोलोगे तो आपका 82% था, तेरा भी कितना आया है फाइनल में 70% आया। तो वो जो तुलना कर रहा है वो पूरा बीएससी से ही तुलना कर रहा है। अब वो नीचे वाले जो क्लास है उसको छोड़ दिया, तो आधार वर्ष क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर, वहाँ से तुलना कर रहे हैं। अब ये नहीं कि पहले से ही कंपेयर करेंगे, जब करना था वो कर लिए। इसी कारण जो है ये आधार वर्ष भी बढ़ता है। तो पहले आधार वर्ष जो था वो 2011-12 के पहले क्या था, सन 2004-5, याद है मैंने बताया था। और सन 2004-5 पहले आधार वर्ष रखा गया था, अब आधार वर्ष 2011-12 है। कब से 2011-12 हुआ, तो ये आधार वर्ष चेंज हुआ वो हुआ सन 2015 से। सन 2015 से आधार वर्ष को 2011-12 रखा गया। उस समय 2015, 16, 17 में जितने भी एग्ज़ाम होते थे सब में ये प्रश्न पूछा जाता था। उस समय के करंट भी क्वेश्चन थे ये और नया क्वेश्चन भी था, तो ये चीज़ें आपको जानना होना। अब राष्ट्रीय आय की जो गणना करने के लिए मैंने आपको बताया था संगठन, उसका नाम मैंने बताया था क्या, CSO। CSO मतलब आपको मैंने बोला था केंद्रीय सांख्यिकी क्या संगठन। इनका जो स्थापना भी मैंने आपको बताया था, कब हुआ था इनका जो गठन, 1951। इनका हेडक्वार्टर आपको मैंने बताया था न्यू दिल्ली, ठीक है। इनका काम जो था वो राष्ट्रीय आय गणना करने का होता था। लेकिन एक और संगठन था, उनका नाम था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये जो है NSSO, इनका गठन 1951 में, इनका जो गठन है वो 1950। इनका गठन, इनका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता,
दो संगठन जो है CSO और NSSO। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिनका गठन हुआ था 1951 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और NSSO का जो है 1950 और कोलकाता। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो है इसके जो राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता था और ये NSSO है वो गणना करता था देश की गरीबी एवं देश की बेरोजगारी को। लेकिन अब इन दोनों को एक साथ हटा के मर्ज करके एक नया गठन किया गया है, नया स्थापना किया गया है, किस नाम से? NSO नाम से। इसी कारण आप जो है कई बार न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, या विपक्षी दल वाले लोग ये बोलते थे कि अरे बेरोजगारी को पता लगाने वाले संगठन को ही मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। ऐसा आपने कई बार सुना होगा, कई बार ऐसे न्यूज़ में आया था या आता है। जब उस समय हुआ था तब ये बोला गया था कि बेरोजगारी का पता लगाने के लिए ही जो संगठन होता था, है ना, उसको ही मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। ये बात आपने कई बार सुना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है जो NSSO है उनको ख़त्म कर दिया। अब जो है क्या बना दिया गया? NSO। अब NSO का काम वही है, लेकिन ये जो दोनों काम करते थे ना, अब वो काम कौन करेगा? NSO करेगा। इनका गठन कब हुआ? इनका गठन कब हुआ? 2019 में। इनका जो गठन हुआ वो 2019 में हुआ। तो थोड़ा ध्यान में रखना। अभी अगर प्रश्न आएगा राष्ट्रीय आय का जो गणना है वो कौन करता है, तो CSO नहीं लेना, अब क्या लेना आप? NSO लेना। इसका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, इतना जो है हमने कल वाले क्लास में भी थोड़ा थोड़ा देख लिए थे, इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ, किसका? नेशनल इसका सैंपल सर्वे ऑफिस, जो जैसे वहाँ पे है नेशनल, नहीं नेशनल इसका बोल NSO का नेशनल स्टैटिक हो गया जी। अब राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कुछ तथ्य आप लिखना है आज। देखिए, पहली चीज ये है कि राष्ट्रीय आय की गणना मौद्रिक रूप में की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना मौद्रिक रूप में की जाती है। पहली जो लाइन है वो ये है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो मौद्रिक रूप में की जाती है। इसका ये मतलब है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है मौद्रिक रूप मतलब आपको काउंट किया जाएगा रुपए में काउंट होती है। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो अगर प्रतिदिन वो 100 मरीज़ देखता है, डॉक्टर जो है प्रतिदिन 100 मरीज़ देखता है और 100 मरीज़ देखता है तो उनके राष्ट्रीय आय की गणना जो है व्यक्ति के हिसाब से नहीं होगा, उसकी राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो रुपए के हिसाब से होगा। ठीक है, मतलब रुपए के हिसाब से उसके या रुपए को ही आधार मानकर राष्ट्रीय आय की गणना होती है। अगर मान लें वो प्रतिदिन 100 व्यक्तियों को और उनका जो फीस है वो मान लेते 500 रुपये है, तो उनका जो काउंट होगा वो कितना काउंट होगा जी? 00 और ये 00 कितना हो जाएगा जी? 5 लाख हो गया क्या? 3 शून्य 1 2 सकड़ा 1000 10,000 50,000 रुपये इनका जो है ये काउंट हो जाएगा। उसी तरीके से कोई किसान अगर मान लो चावल बेच रहा है और उनका 200 बोरी चावल हुआ और एक बोरी जो है वो कितने रुपए का? 2500 का। मान लो क्विंटल में एक्चुअल में होता है 2500 क्विंटल है ना। अब मान लेते हैं कि 200 क्विंटल हुआ, तो उनकी जो आय का जो गणना होगा वो रुपए के हिसाब से होगा। मतलब कितना हो जाएगा? 2500 गुना 200, 25 दूनी 50 और ये आपका 4 शून्य ये आपका ये आ जाएगा।
तो मतलब ये इतना समझ लो कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो किस में की, किस रूप में किया जाता है, मौद्रिक रूप में की जाती है, मतलब रुपए में की जाती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप इसमें याद रख लेना कि राष्ट्रीय आय में गत वर्ष की आय को नहीं लिया जाता। अब ये जो लाइन लिखी है उसका क्या मतलब है कि राष्ट्रीय आय में गत वर्ष की आय को नहीं लिया जाता। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपने, देखिए दूसरा लाइन आपने लिखा है कि राष्ट्रीय आय में गत वर्ष की आय को नहीं लिया जाता। इसका ये मतलब है कि अगर आपने इस साल 20,000 रुपये कमाए हों और पिछले साल अगर आपके पास 10,000 रुपये कमाए थे और वो बचा हुआ है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपका जो इनकम है या आय है वो 30,000 नहीं बोलोगे, कि बोल दोगे भैया ये 10,000 तो पिछले साल का है ना। मतलब अगर इस साल आपने 20,000 रुपये आपका आय है और 10,000 पुराना साल का बचा है आपके पास पैसा, तो आप जब दोगे अपना या आप जब काउंट करोगे तो आप इस साल थोड़ा बोलोगे क्या कि 30,000 हुआ, कितना बोलोगे 20,000, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो कितने वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना 1 वर्ष के लिए की जाती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो 1 वर्ष के लिए की जाती है। ये 1 वर्ष जो है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। जो 1 वर्ष है वो वित्तीय वर्ष कहलाता है। और ये 1 वर्ष वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वो कब से होता है दोस्तों, कब से होता है, इतना ध्यान मत दो, थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए लिखने में। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो है वो वित्तीय वर्ष होता है। तो इसी कारण आप समझ जाना कि राष्ट्रीय आय की जब गणना 1 वर्ष के लिए की जाती है तो पिछले वर्ष की आय को जो है हम राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इस साल जो है जो हम कमाए हैं 1 साल के लिए वो सिर्फ वही राष्ट्रीय आय में काउंट होगा, इस साल के राष्ट्रीय आय में। तो पिछले साल का हम इसमें इंक्लूडेड नहीं करेंगे। तो 3 चीज़ें आप इसको लिख लीजिएगा, मिटा दें इसको। एक और बात, आय तभी होगा, सुनिए, आय तभी होगा जब उत्पादन होगा। आय तभी होगा जब उत्पादन होगा, चाहे उत्पादन वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं का हो। बिना उत्पादन के आय होगा ही नहीं, बिना उत्पादन के आय होगा ही नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आय तभी माना जाएगा जब उत्पादन हो, चाहे वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं हो। तो अगला क्वेश्चन आता है और एग्ज़ाम में कई बार आता है कि क्या पेंशन को, भत्ते को, ट्रांसफ़र को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये प्रश्न आपको 1, 2, 3 चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। क्या पेंशन को राष्ट्रीय आय में, या किसी व्यक्ति को पेंशन मिलता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, पेंशन जिसको बोलते हैं वजीफ़ा, और इसको एक और नाम दिया जाता है वजीफ़ा के अलावा भत्ता, ट्रांसफ़र को बताइए शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे राष्ट्रीय आय में? पेंशन, वजीफ़ा वही है, भत्ता, ट्रांसफ़र को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। देखिए सुनिए ज़रा, आप बताइए, आप चाहे सरकारी नौकरी में हो, इतने साल तक आपने कमाया, उसका पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था में जो पेंशन मिलता है वो पेंशन हो, इन सभी पेंशन के लिए आपको कोई कार्य करना नहीं पड़ता। ऐसा सरकार नहीं बोलती कि आज तुमने काम नहीं किया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। पेंशन आपको तब मिलता है जब जो है आप जो है काम किए रहते हो अपने सर्विस टाइम में, तो उसका पीएफ का पैसा कटता है, वही आपको पेंशन के रूप में मिलता है। और इस पेंशन में अभी जो पेंशन मिलता है उसके लिए आप अलग से कोई कार्य नहीं करते। और मैंने आपको बोला जब आप कार्य नहीं कर रहे हो, कोई वस्तु का ना कोई सेवा का उत्पादन ही नहीं कर रहे हो, तो आय कैसी होगी? इस कारण पेंशन को, चाहे वजीफ़ा को, चाहे भत्ता को, ट्रांसफ़र को, अंतरण को
राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। देखो अंतरण, यहाँ पे बात आया है अंतरण। देखिए इधर दो प्रकार के होते हैं। एक चीज़ होता है अंतरण। अंतरण का मतलब ये होता है कि एक ही साइड से होता है, उसको अंतरण बोलते हैं, ट्रांसफ़र। और जब दोनों साइड से होता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज, विनिमय। थोड़ा ध्यान रखना, वर्ड यहाँ पे मैंने अंतरण लिया। अंतरण मतलब जैसे आप किसी भिखारी को अगर आप खाना दे रहे हो, तो भिखारी को अगर आप खाना दे रहे हो तो उससे ये उम्मीद नहीं लगाओ कि अगले दिन भिखारी भी मेरे को खाना देगा। तो एक साइड से है और आप निस्वार्थ भाव से, मतलब निस्वार्थ भाव का मतलब ये है कि आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, वो अंतरण कहलाता है। लेकिन अगर आपके घर कोई मेहमान आए हैं, आपके घर कोई मेहमान आए हो तो आप उसको आज खाना खिलाए हो, तो सीधी सी बात है आप भी अगले उसके घर ज़रूर जाओगे, ठीक है, खाना खाने के लिए चले जाना, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जाता है, तो ध्यान में इस चीज़ को रखना कि पेंशन, वजीफ़ा, भत्ता और ये सभी चीज़ें जो हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी किसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि क्या आय या उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला अगर हम टॉपिक देखेंगे, उधार की प्राप्ति को राष्ट्रीय आय में शामिल। अब सुनिए जरा, सुनो। मान लेते हैं कि यह है सूरज नाम का लड़का, और ये सूरज जो है वो पैसा देगा किसको, उनके बेस्ट फ्रेंड मनोज को। सूरज अगर मान लेते हैं मनोज को 10,000 रुपये देगा, तो क्या इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? ध्यान से सुनना नहीं, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बेस कॉन्सेप्ट बना के चलना तो फिर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन इससे बनते जरूर हैं। मेरा प्रश्न है कि उधार की प्राप्ति को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? देखिए ये दोनों जो हैं वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। जब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं तो जब इनसे ये पैसा जो है वो इनको पैसा देंगे ना, इनकी सैलरी जो भी होगी वो राष्ट्रीय आय में काउंट हो चुकी है, हो गई ना। ये 10,000 इनको दे दिए, और चूंकि अब ये राष्ट्रीय आय इनको दे दिए, अब इनको जो है मनोज जो है इन पर कोई ब्याज नहीं देगा। मैंने इसी का वर्ड बोला, बेस्ट फ्रेंड है, और बेस्ट फ्रेंड है तो यहाँ पे इन लोग का ब्याज वाला कोई बात नहीं हुआ है। तो इनको फिर से मनोज को जो है सूरज मान लो देंगे, मनोज जो है किसको देंगे, सूरज को। पहले सूरज मनोज को 10,000 रुपये दिए, इन लोगों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है, कोई ब्याज वाली बात नहीं है, तो मनोज जो है फिर से सूरज को देंगे। तो क्या बताइए, एक बार इनका सैलरी आ गया है और अगली बार इनको दे दिए हैं, और फिर जब ये इनके में आएगा तो वो फिर से काउंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो अगर 50,000 सैलरी हो है तो 50,000 तो इसके में हो गया काउंट, 50,000 इसके में हो गया काउंट, 10,000 उनको दिए, कुछ दिन बाद उनको वापस मिल जाएगा। एक्स्ट्रा पैसा कहाँ मिल रहा है? तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन हो गया, ये जो है वस्तु का चाहे सेवा का, ये नहीं हो रहा है, जो है वो है। बात समझ में आया? अगला पॉइंट इसमें आप देखेंगे, ब्याज की प्राप्तियां को राष्ट्रीय आय में शामिल। अब आप बताइए, सुनिए, अब यहाँ पे वर्ड आया हुआ है ब्याज की प्राप्तियां। ब्याज की प्राप्तियां, क्या ब्याज की प्राप्तियां को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा? सोच के बताइए थोड़ा जरा, ब्याज की प्राप्ति को क्या राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे? देखिए, आप सुनिए जरा, आप मान लेते हैं आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी। अब पैसे आप जब बैंक से लोगे, तो बैंक से जब आप पैसे लेते हो तो सीधी सी बात है, सिर्फ इस कारण नहीं लेते कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक से उधार ले लेता हूँ पैसा रखने के लिए, ऐसा नहीं होता। आप कोई बड़े काम के लिए लेते हैं, चाहे आप जो है इसके लिए क्या बनाओ, आप मकान बनाओ, चाहे आप क्या करवाओ, आपका
शादी करवाओ। तब क्या लेंगे? बैंक से लोन लेंगे, पैसा लेंगे। बैंक से जब आप मकान बनाने के लिए जब आप बैंक से पैसा लेते हो तो उस पैसे से आपका कुछ उत्पादन होता है कि नहीं होता है? मकान बनाओगे तो आपको सीधी सी बात है उत्पादन होगा ना घर का। इससे आपको जो है लगेगी कि वो सीमेंट लगेगी, तो सीमेंट लगने से जो सीमेंट की जो फैक्ट्री है, क्योंकि सीमेंट उसी काम के लिए, मकान बनाने के लिए ही जो है सीमेंट का यूज़ होता है, तो सीमेंट का यूज़ होगा। तो सीमेंट फैक्ट्री में आप जानते हो उसमें आय अर्जित होगा। आप सीमेंट के बाद आप जो इसके लिए सरिया खरीदोगे, लोहा खरीदोगे, इसके लिए आप पत्थर खरीदोगे, इसके लिए आप बजरी खरीदोगे, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मजदूरी लगाओगे, मजदूरी दोगे। तो आप जो है इससे आपके बैंक से जो उधार लिए हो उस पैसे से यहाँ पे उत्पादन हो रहा है ना, उत्पादन हो रहा है। और आप इसको जब पैसा दोगे तो सीधी सी बात है ये जो ब्याज की प्राप्ति हो रही है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट चला के चलना। अब किसी के मन में आएगा सर शादी हो रहा है तो क्या उत्पादन हो रहा है, बोल दोगे? बोलने वाले कुछ भी बोल देते हैं। सर शादी हो रहा है तो क्या उत्पादन होगा? अरे भाई शादी होगा तो सीधी सी बात है आप जो है सोना गहना बोल देते हैं, गहना खरीदोगे। अब बोलोगे सर गहना बिना भी शादी हो जाता है। अरे भाई जब गहना बिना शादी हो जाता है तो तुम बैंक जाओगे ही क्यों? निकल लोगे आज समाज में। भाई आप अगर बोलोगे सर बिना गहना शादी हो जाता है, तो बिना गहना जब शादी हो जाता है तो बैंक क्यों जाओगे? जब मैंने बैंक का उदाहरण दिया तो सीधी बात आप गहना खरीदोगे, आप बेचारे हलवाई वाले को दोगे। तो यहाँ गहना खरीदोगे तो सोना दुकान में थोड़ा सा चमक आएगा ना जी, सुनार वालों का भी चेहरा खिलेगा। तो सीधी बात है यहाँ पे उत्पादन हो रहा है आपके उस पैसे से और उससे ब्याज मिल रहा है। तो वो ध्यान में रखना, ब्याज की जो प्राप्ति होती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यहाँ पे चूँकि इन दोनों के बीच अच्छा बॉन्डिंग थी तो यहाँ ये ब्याज की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो राष्ट्रीय आय में भी शामिल नहीं होता था, जितना है उतना ही होता था, एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे नहीं होता था। ठीक है जी, आपका चेहरा ही देखता हूँ मैं तो, चेहरा तो जरूरी नहीं होता कि शक्ल देखें, चेहरा मतलब पूरा दिख जा रहा है। अगला पॉइंट है घरेलू कार्य। घरेलू कार्य राष्ट्रीय आय में शामिल। ये बताइए घरेलू कार्य राष्ट्रीय आय में शामिल होगा कि नहीं होगा? घरेलू कार्य राष्ट्रीय आय में शामिल होगा कि नहीं होगा? अब आपको मन में आएगा ये चीज़ क्या है। देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये हो आप, कौन हो? अरे आप नहीं, आप हो, आप। और ये है आपकी पत्नी। हाँ अब हम बोल रहे हैं, अभी तक आप बोल रहा था। बात नहीं, बात नहीं। ये हो आप और ये आपकी पत्नी। आपकी पत्नी आपके लिए बनाती है खाना, तो क्या ऐसा कभी बोलती है कि आप जो है मेरे लिए आप खाना बनाओ? तो ठीक आप बोलते हैं, आप बोलते हैं इनको खाना बनाओ, वो बेचारे खाना भी बनाती है। अब अगर वो जॉब वाली नहीं है तब की बात बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना। नहीं बताऊँगा मैं। और जॉब वाले अगर मान लो कोई है तब कहाँ क्या कहानी है, और जॉब वाले नहीं है तब क्या कहानी, वो थोड़ा ध्यान से देखना। ये आप हो, आप उनको बोलोगे खाना बनाने के लिए, खाना बनाएगी, खाना बनाएगी। लेकिन अगले दिन इनका कुछ डिमांड आ गया, लिपस्टिक चाहिए मान लो, तो लिपस्टिक चाहिए तो मान लेते हैं ये बोलेंगे कि भाई मैं तो नहीं ला पाया हूँ, तो गुस्सा गुस्सा हम बोल देंगे कि नहीं चलो तुम ही अब खाना बनाओ, मैं नहीं बनाने वाली, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जब तक लिपस्टिक ला के नहीं दोगे नहीं बनाने वाले। तो यहाँ पे इतना लिपस्टिक में इतना हंस गए तुम लोग। तो यहाँ पे जो है जब घरेलू कार्य जब कोई चीज़ें हो रही है तो यहाँ पे लिपस्टिक ला रहे हो आप, तो एडजस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ ये राष्ट्रीय में काउंट नहीं होगा। टेंशन मत लो, मैं और बता रहा हूँ ना, टेंशन काहे ले रहे हो। चलो ठीक है, तुम लोग को अगर जॉब वाली चाहिए तो जॉब ही वाला ले लो रे भैया। चलो ये हो आप,
और ये आपकी पत्नी, जॉब वाली पत्नी, ये जॉब में है, ये आप भी जॉब में हो। तो सीधी सी बात है, जब दोनों जॉब में हो तो काम भी दोनों बांट के ही होना पड़ता है। इतना तो मानते हो कि नहीं मानते हो? जब दोनों जॉब में मतलब बांट के, भैया बोल देंगे मैं थोड़ा बहुत खाना वाना बना रही हूँ, आप जो है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ करिए। अब क्या कुछ करिए वो मैं नहीं बताऊँगा, आप करिए, कपड़ा वपड़ा वाला बात मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? जिनको जो है वो करेंगे। अब यहाँ पे आप कोशिश करोगे इन दोनों को सेटिस्फाई, मतलब एक दूसरे से चलाते हुए, नहीं कर पाओगे तो आप मान लेते हैं बाहर से आप बुलाओगे बाई को कि तुम जो है खाना बनाओगे। और जब खाना बनाएंगे और वो मान लो 1000 रुपये मान लो है लेते हैं, मान लो लेंगी, मान लो बाई जो आएगी वो खाना बनाने का, तो ये जो खाना बनाने का जो बाई लेंगी वो कहीं ना कहीं आप उसको एडजस्ट कर रहे हो, अपने पैसे से इनको दे रहे हो। मतलब आप एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रहा है, उसको आप अपने पैसे से यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो, अपने पैसे से, ताकि आप जो रिफ्रेश होके बढ़िया ऑफिस में जाओ और ऑफिस में अपना काम अच्छे पूर्ण दक्षता के साथ कर सको। यार सब लोगों को समझ में ही नहीं आता ये सब चीज़ें। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब घरेलू कार्य जो भी होता है उसका कोई अलग से प्रॉफिट नहीं होता, वो अपने अंदर में ही रहता है, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये एक लाइन आप समझ जाए ना, घरेलू कार्य में नहीं किया जाता है। हाँ, अगला बात है आपका फेवरेट, अगला आपका फेवरेट है वो है, अभी क्या है IPL भी चल रहा है ना, तो लॉटरी सट्टेबाजी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय आय में बताइए शामिल होगा कि नहीं? शामिल होगा कि नहीं होगा बताओ? लॉटरी सट्टेबाजी में जो प्राप्त आय होता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा कि नहीं? आपको पता होगा अभी IPL बहुत चल रहा है, ऐसे ऐसे लोग देखे अरे मत खेलो रे ड्रीम 11 रही, पूरा पागल हो जाओगे ड्रीम 11 में। देखिए सट्टेबाजी होता है, उसमें क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो है वो किस्मत का ही तो खेल होता है कि नहीं होता? पूरा किस्मत का ही खेल होता है। मान लेते हैं कि 20 लोग मिल के जो है 2 करोड़ लगाए हैं सट्टेबाजी में, 2 करोड़, तो वो आगे बढ़ के 2 करोड़ 20 लाख नहीं होने वाला, वो 2 करोड़ के 2 करोड़ ही होगा, बढ़ने वाला नहीं है पैसा। हाँ, जिनका किस्मत अगर अच्छा होगा तो एक झन को ही 2 करोड़ मिल जाएगा। या आप इसी चीज़ को जो है 5 लोग मिल के, या सबको 5 का किस्मत है तो बराबर 5 हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये जो 2 करोड़ है ना, वो बढ़ने वाला नहीं है, ये यहीं सीमित रहेगा, पैसा नहीं बढ़ेगा ना। उसी से पैसे, समझ रहे हो कि नहीं, जितना पैसे इकट्ठा हुआ उसी पैसे से बंटवारा होगा ना, जो जीतेगा उसको। तो यहाँ जो है लॉटरी सट्टेबाजी से प्राप्त है राष्ट्रीय में शामिल नहीं है, ध्यान में रखना। लॉटरी सट्टेबाजी से प्राप्त आय जो है वो इसमें शामिल नहीं है। अगला, किसी पुराने उत्पाद के बिक्री, किसी पुराने उत्पाद के बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? पुराना उत्पाद, जैसे आपने जो है गाड़ी खरीदी थी, आपने गाड़ी खरीदी थी पल्सर, आपने गाड़ी खरीदी थी पल्सर, और ये पल्सर जब आपने शुरू में खरीदी थी कितने हज़ार की? लाख हो गया क्या? कितना हो गया? मान लेते हैं आपने शुरुआत में खरीदी थी 90,000 रुपये में, तो जब शुरुआत में 90,000 में खरीदी थी तो ये काउंट हो चुका ना शुरुआत में। अब इसको आप जब बेचोगे तो अगली बार फिर ये इसको काउंट नहीं करेंगे राष्ट्रीय आय में, ये राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ऐड हो चुकी है, राष्ट्रीय आय में शामिल हो चुकी है ये एक बार में, पहली बार में जब इनका उत्पादन हुआ तो इसके बाद ये शामिल हो चुका है। तो ध्यान में रखना, कभी भी पुराने उत्पाद की बिक्री से रिलेटेड अगर बोलेगा कि ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगा कि नहीं होगा, तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। क्या चीज़? हाँ हाँ,
जैसे कोई पुराना बाइक है और उसको कोई किस्त में ले रहे हैं तो उसको राष्ट्रीय में शामिल होगा कि नहीं बोल रहे हो? नहीं होगा। उसकी पूरी वैल्यू घट गई है। वो जो जब राष्ट्रीय आय में जब जैसे जिसकी जो पहली जो वैल्यू रही होगी ना, सीधी सी बात है, पुरानी रहेगी तो वही वैल्यू में तो नहीं बिकेगा, उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं, वैल्यू कम ही रहेगी। तो उससे ऊपर ही नहीं है तो राष्ट्रीय आय में क्यों शामिल होगा? क्योंकि एक्स्ट्रा हो ही नहीं रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे, चोरी के सामान। चोरी के सामान से जो प्राप्त आय है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा कि नहीं होगा? चोरी के सामान से प्राप्त आय, आप बताओ, चोरी के सामान चोरी करने में कोई उत्पादन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, चोरी के सामान अगर माने तो चोरी किए हैं, कोई चीज़ को चोरी करवा लेते हैं, जैसे आपने सोना को चोरी कर लिया, गहना आभूषण को, तब वो पहले से ऑलरेडी वो हो गया है ना, उसका काउंट हो चुका है ना, वो राष्ट्रीय आय में जुड़ चुका है, तो उसका और नहीं होगा। तो ध्यान में रखना, चोरी के सामान से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये चीज़ें। ठीक है। कभी भी इस तरीके से प्रश्न आए तो एक ही चीज़ याद रखना, क्या उससे उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाहे वस्तुओं का हो चाहे सेवा का हो। शेयर बाजार, आपका टॉपिक भी है शेयर बाजार, अगले आप पढ़ोगे आगे। तो शेयर बाजार से प्राप्त आय, शेयर बाजार से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता। शेयर बाजार से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता। ठीक है। चले, मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। ये बताइए, मंदिर में जो दान दिया जाता है, मंदिर में जो दान दिया जाता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा कि नहीं होगा? सोच के बताना। मंदिर में दान दिया जाने वाला कोई चीज़ वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, आप सब समझ गए हैं। मतलब मंदिर में दान जो दिया जाता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है, क्योंकि जो दान दिया जाता है वो ऑलरेडी आदमी के पास दान तब दिया जाता है जब उसके पास पैसा हो, मतलब वो अपने पैसा काउंट हो चुका है, अब उस एक्स्ट्रा पैसा को वो दान में दे रहे हैं, मतलब वो एक बार काउंट हो चुका है। उसी तरीके से हम बोलेंगे गिफ्ट में जो मिलता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। गिफ्ट में जो मिलता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। लास्ट आज का वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद कल हमारा राष्ट्रीय आय का लास्ट क्लास रहेगा कि राष्ट्रीय आय गणना करने की विधियाँ, फिर आपका राष्ट्रीय आय कंप्लीट हो जाती है। इतना पढ़ लोगे आप तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी, मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, राष्ट्रीय आय से इतर, अगर राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन आता है तो इससे इतर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैं अगर पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा, अगर आपने जो है कोई प्लाट खरीदा, वो खरीदे 50 लाख में, कितने में खरीदे? 50 लाख में। 50 लाख में अगर आप खरीद रहे हैं, अगर अगले बार जो है ये आप बेच दिए इसको 70 लाख में किसी को, 50 लाख में आपने खरीदा था प्लाट, 70 लाख में बेच दिए, 70 लाख वाला व्यक्ति खरीद कर इसको वो 90 लाख में बेच दिया, 90 लाख वाला व्यक्ति खरीद कर इसको 1 करोड़ में बेच दिया, तो क्या ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगा कि नहीं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? 50 लाख उसका रेट, मतलब उन्होंने खरीदा, उन्होंने 70 लाख में बेच दिया, 70 लाख में खरीदा था वो आदमी 90 में बेच दिया, जो 90 में खरीदा था वो उसके 1 करोड़ में बेच दिया। तो मैं पूछ रहा हूँ इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? जो किया जाएगा बोल रहे हैं वो भी अच्छे से बताइए,
जो नहीं किया जा रहा है बोल रहे हैं वो भी अच्छे से बताइए। जो बोल रहे हैं किया जाना बोल रहे हैं वो बताइए क्यों, किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है? प्लाट तो खरीद रहे थे, उत्पादन हुआ। सोचिए, एक काम करिए, आपका वर्क है ये, सोचोगे? अरे फिर नहीं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते आप लोग। सोचिए, आज रात भर सोचिए और कल आके अगले वाले क्लास में फिर मैं इसको बताऊंगा, ठीक है? आप आराम से इसको सोचिए, अपने जो आइट साइड रहने वाले जो ब्रोकर होते हैं उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या है, ठीक है? ठीक है, तो अगले वाले क्लास में आएंगे तो राष्ट्रीय आय की जो है गणना की विधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बात जब होती है यहाँ पे ये पूछा जा सकता है